भारत को हथियारों की दौड़ के चक्कर में न सिर्फ जनूबी एशिया का अमन मुतासर करते देखा है, बल्कि इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम है वो भी बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों भारत ने मिशन शक्ति लॉन्च किया, जो कि एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट है। भारत इस टेक्नोलॉजी की और इसकी टेस्टिंग के बाद दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जो इस टेक्नोलॉजी का हसूल रखता है, और ना सिर्फ उसके साथ टेस्टिंग की एबिलिटी भी। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी और उसकी टेस्टिंग की कैपेबिलिटी। सरमद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये एंटी सैटेलाइट टेस्ट क्या होता है और ये किन मकासद के लिए किया जाता है? राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका यूज़ क्या होता है। जी। सैटेलाइट्स पीसफुल यूजेस के लिए भी होती हैं और मिलिट्री यूजेस के लिए भी होती हैं। जो पीसफुल यूजेस के लिए होती हैं उससे एग्रीकल्चर, आपके वेदर के हालात, डिफरेंट चीज़ों को देखने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, मीडिया के लिए, इन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री यूज़, तो इसमें रिकॉन होता है, सर्वेलेंस होता है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, GPS सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू आप दुश्मन के जो डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, उस पर आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं एंटी सैटेलाइट टेस्ट की। एंटी सैटेलाइट टेस्ट बेसिकली आर द टेस्ट जो कि दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए एक कैपेबिलिटी डेवलप की जाती है। इंडिया ने जो रिसेंट टेस्ट किया है, दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू इंडियाज़ कैपेबिलिटी विच कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी सैटेलाइट। फ़िलहाल जो उन्होंने टेस्ट किया है वो उन्होंने अपनी सैटेलाइट को, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, उसको उन्होंने मार गिराया है। और ज़ाहिर सी बात है, जंग के दौरान अगर आपकी रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि सैटेलाइट बेस्ड हो, तो इससे जंग पर बहुत ही नेगेटिव असरात मरतब होते हैं। बिल्कुल सर, में जैसा आपने बात किया कि भारत ने अपनी ही सैटेलाइट को मार गिराया, तो यकीनन जो स्पेस है वो भी इससे इफेक्ट हुई होगी। तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है उसके हमारी जो नेचर है, हमारी जो स्पेस है, आउटर स्पेस है स्पेसिफिकली, उस पर क्या इफेक्ट्स सामने आता है हमारे? नेचुरली जब उन्होंने ये, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट थी, तो इसके तक कम से कम 6,500 पीसेस टूट के स्पेस में बिखर गए। बहुत सारे टुकड़े ऐसे होते हैं कि जो कि ज़मीन पे वापस आ जाते हैं और वो बर्न हो जाते हैं, क्योंकि उसका ड्रैग होता है फ्रिक्शन का। व्हेन समथिंग री एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात इस वजह से भी होते हैं, क्योंकि जो टुकड़े होते हैं वो हाई वेलोसिटी में होते हैं और वो उनके एलिप्टिकल ऑर्बिट में चले जाते हैं, एंड देयर सो मेनी सैटेलाइट्स, और वो आपकी जो स्पेस में और दूसरी सैटेलाइट्स हैं उनको जाके तबाह कर सकते हैं या उनको इफेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब आते हैं, ऑर्बिट में आते हैं, तो वो डिफरेंट सैटेलाइट्स, क्योंकि स्पेस में वेदर से लेके GPS सिस्टम से लेके आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि है हर वक्त। देखिए, साइबर थ्रेट वैसे तो अगर हम इसको देखें तो ये स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, लेकिन साइबर थ्रेट तो हमारी रोज़मर्रा की हर चीज़ पर एक साइबर थ्रेट का एक जो है लेबल लग चुका हुआ है, वो लग चुका है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। इंटरनेट का दौर है, सैटेलाइट्स हैं, डिफरेंट वो हैं, हैक भी हो सकती हैं। इन इट सेल्फ मिसाइल्स को हैक करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री गेज होती है उनकी जो सिक्योरिटी होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड समवट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एज वेल। लेकिन देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है। सैटेलाइट्स को हैक करने की बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कि इसकी कैपेबिलिटी रखते हैं, तो इट कैन नॉट बी स्ट्रक आउट। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस ASAT टेस्ट, साइबर को हम इससे अगर दूर ही रखें तो बेहतर है। ठीक है सरमद, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। जी सरमद, ब्रेक पे जाने से पहले आपने तफसील से हमें बताया कि ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं ये क्या होते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं या कोई भी और इस तरह के जो वेपन्स हैं, इनके ऊपर चेक करने के लिए क्या कोई सिस्टम मौजूद है या ये आर्म्स कंट्रोल रिजीम के अंडर फॉलो करते हैं? कौन से ऐसे इंटरनेशनल कवानीन है जो भारत के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं या इसको कंट्रोल करने के लिए, कि जैसा भारत का क्लेम है कि ये पीसफुल पर्पज़ के लिए, तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कौन सा ऐसा इदारा या कोई मुल्क मौजूद है? देखिए, 80s में 70s में तो इस पर बात हो रही थी, 50s में भी इस पर बात हो रही थी, CD में भी बात हुई इसके ऊपर, कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्ममेंट पे, और पेरिस बनाई, प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो कि इस पर
ایگری کرنے نہیں چاہتے. بہت سی ایسی سیٹلائٹس ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں جن کا استعمال نہیں رہتا. تو جس طرح 2008 میں یو ایس نے ایک میزائل لانچ کیا جس نے یو ایس کی ایک ڈیفنکٹ سیٹلائٹ کو ڈسٹروائے کیا, لیکن ان کا جو ایکسپرٹیز کا لیول ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے انڈیا سے, اور اس کو سنبھالنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, وہ ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں. وہ انڈیا کا اس طریقے سے ٹیسٹ کرنا جو ہے صرف اور صرف دوسرے ممالک کو انسٹیگیٹ کرنے والا ایک عمل ہے. تو اگر باقی ممالک کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اسپیس میں ایک ویپنائزیشن کا ایک دور چل پڑے گا. آلریڈی 4 ممالک کر چکے ہیں ایسا ٹیسٹ. بہت سے ایسے اور بھی ممالک ہیں کہ جن کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے, لیکن فار دا سیک آف پیس وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے. بھارت نے جو عمل کیا اس کو ظاہری سی بات ہے ہم تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اینیمی کے خلاف ہے کہ جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ بھارت کا یہ عمل پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, ہمارے امن کے لیے بھی, ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے بھی, دوسرے ملکوں کو بھی یہ وہ کرے گا, ایک آرمز ریس میں انڈلج کرے گا بھارت, اور اس سے پوری دنیا کو نقصان ہوگا. تھینک یو سرمد ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان ایک طرف ریجنل پیس کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو بھارت کا یہ جو اسیٹ ٹیسٹ ہے یہ ریجنل پیس کو متاثر کر سکتا ہے. جو آپ کی انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کو سوچنا ہے اور بھارت کو پریشرائز کرنا ہے کہ اگر اس نے ساؤتھ ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ جاری رکھی تو خطے میں کسی صورت امن نہیں آ سکتا.